नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुद्दा में आज बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप ने वापसी क्या की। ऐसा लगा कि मानो पूरे यूरोप ने अपने बिग ब्रदर को खो दिया। अमेरिका अपने यूरोपीय सहयोगियों के सैन्य संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन से ज्यादा करीब तो रूस के पास नजर आ रहा है। ट्रंप ने लगातार यूरोपीय सहयोगी देशों से कहा है कि वे ज्यादा फंडिंग दे। 2 दिन पहले व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के साथ ट्रंप के तमाशे को पूरी दुनिया ने देखा। जो पहले कभी नहीं हुआ वो हो रहा था। इस पूरे वाक्य ने वेस्ट अलायंस की वो दरार सबके सामने खोल कर रख दी। पुतिन नाटो को किसी रक्षात्मक गठबंधन के रूप में नहीं देखते, वह इसे रूस के सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। जब 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तो नाटो का रूस के पड़ोस में तेजी से विस्तार हुआ। वहां बने देश इसके मेंबर बन गए और इसे रूस ने हमेशा शक की निगाह से देखा। यूक्रेन भी नाटो का मेंबर बनना चाहता है। रूस को ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। अगर नाटो में अमेरिका नहीं होता तो गठबंधन की सैन्य क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खत्म हो जाएगा। ये सदस्य देशों की सामूहिक रक्षा की मसौदा मौजूदा स्थिति को कमजोर कर सकती है, खासकर रूस जैसे देश को रोकने में। यूक्रेन और रूस के बीच में पिछले 3 सालों से युद्ध जारी है। यूक्रेन अपने ही से कहीं ताकतवर पड़ोसी के खिलाफ लड़ाई के लिए लगभग पूरी अमेरिका और यूरोपीय देशों पर निर्भर है। लेकिन अमेरिका फर्स्ट के नारे के साथ ही अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो इस युद्ध को किसी भी कीमत पर खत्म करने जा रहे हैं। ट्रंप जेलेंस्की कलह के 2 दिन बाद जब लंदन में क्राइसिस मीटिंग हुई तो ये फैसला लिया गया कि रूस यूक्रेन युद्ध में सीजफायर के लिए योजना बनाई जाएगी और उसे अमेरिका के सामने रखा जाएगा। साफ है कि यूरोपीय देश अभी भी अमेरिका की तरफ बिग ब्रदर वाली नजर से देखते हैं, तो उसकी मदद चाहते हैं। लेकिन अमेरिका का रुख अब बदल गया है। ऐसे में अगर नाटो से अमेरिका बाहर हुआ तो रूस और यूरोपीय देशों के बीच कैसे सामरिक समीकरण बनेंगे? क्यों जेलेंस्की की नाटो में एंट्री की कोशिशों से अमेरिका नाराज है? सवाल ये भी है कि क्या यूरोप बिना अमेरिका के रूस से लड़ पाएगा या लड़ सकता है? और इस विषय में तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी है, पूर्व राजनयिक है, बहुत स्वागत है आपका। और दिनेश शर्मा जी हमारे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत संजीव जी आपके साथ ही करते हैं। संजीव जी से किस तरह से देख रहे हैं जो अमेरिका का एक के बाद एक कदम है, इसे कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा अप्रोच है, वो एक अनकन्वेंशनल अप्रोच है, एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच है। और वो आजीवन बिजनेस वर्ल्ड में रहे हैं और अपने जो कैरियर के जो अंतिम जो फेज में फाइनल जो उनका फेज है, जाहिर है कि उच्चतम स्तर पर पहुंचे हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने कभी भी किसी राजनीतिक पद को धारण नहीं किया था। तो जाहिर है कि उनका जो पूरा जीवन रहा है वो बिजनेस वर्ल्ड में बीता है और डीलिंग्स करने में वो महारत उनकी है। और वो जाहिर है कि अनेक ट्रिक्स, टैक्टिक्स, स्ट्रेटजीज सभी को लेते हुए वो एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर अपने निर्णय लेते हैं। और वो फॉरेन पॉलिसी के जो डिसीजंस हैं, डिफेंस पॉलिसी के जो डिसीजंस हैं, वो भी वो एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच के साथ ही कर रहे हैं। और उसमें उनका जो अमेरिका फर्स्ट का अप्रोच रहता है, जब वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ डील करते हैं, चाहे वो उनके क्लोजेस्ट नेबर्स क्यों ना हो, क्लोजेस्ट एलाइज क्यों ना हो, क्लोजेस्ट पार्टनर्स क्यों ना हो, सभी के साथ डील करने में भी वो अमेरिका फर्स्ट को ही लेकर के चलते हैं। और यदि विद इन अमेरिका की बात करें तो वो रिपब्लिकन पार्टी और अपने हित को पहले रखते हैं। तो ये जो उनका डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच है, वो जाहिर है कि एक
सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच है, लेकिन इस अप्रोच को के आधार पर जब वो आगे बढ़ रहे हैं तो उनको इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि वो जिस पद पर वर्तमान समय में बैठे हुए हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति का पद है, और कोई भी राजनीतिक जो पद होता है, खासकर जो हेड ऑफ स्टेट्स का जो पद होता है, वो एक बहुत ही कम्प्रहेंसिव जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसमें जब भी आप कभी कोई निर्णय लें तो आपको अपने पूरे राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के हित को भी ध्यान में रखना होता है। अंतर्राष्ट्रीय, यदि आप विश्व नेता हैं, जाहिर है कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक विश्व नेता भी है, तो उसको वैश्विक हितों का भी ध्यान में रखना होता है, अपनी पूरी हिस्ट्री को, अपने पूरे इमेज को, ग्लोबल लीडरशिप को ध्यान में रखना होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का जो पद होता है, तो किसी एक प्राइवेट फर्म के चीफ एग्जीक्यूटिव के पद से उनकी जिम्मेदारियां बहुत ही ज्यादा व्यापक और बहुत ही ज्यादा बड़ी और विशाल होती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ये अप्रोच है ट्रांजैक्शनल अवश्य है, लेकिन उनके द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं वो भी एक अमेरिका फर्स्ट को रख के उठाए जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका की को यदि अपनी ग्लोबल लीडरशिप को बचाए रखना है, यदि अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाए रखना है, तो उनको वैश्विक हितों को भी ध्यान में रखना होगा, अपने एलाइज और पार्टनर्स के हितों को भी ध्यान में रखना होगा। यदि रशिया यूक्रेन के युद्ध की बात करें तो इसमें यूक्रेन और नेटो के जो हित हैं उनको ध्यान में रखना होगा। यदि रशिया के साथ वो कोई ऐसी डील कर बैठते हैं कि जिसमें कि यूक्रेन को एक लॉस ऑफ फेस का सामना करना पड़ता है और यूरोप को लॉस ऑफ फेस का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी डील सस्टेनेबल नहीं होगी। यूक्रेन भी उसको स्वीकार नहीं करेगा और यूरोप भी उसको स्वीकार नहीं करेगा, और नेटो का जो पूरा अलायंस है वो खतरे में पड़ जाएगा, और अमेरिका की जो यूरोपियन थिएटर में जो हेजीमोनी है वो खतरे में पड़ जाएगी। और उसका परिणाम ये होगा कि अमेरिका की जो अन्य एलाइज हैं, चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया हो, फिलीपींस हो, जो ताइवान जैसे राष्ट्रों को अमेरिका जो लगातार रीएश्योर करने की कोशिश करता है कि हम आपके साथ पल पल खड़े हैं, उनके अंदर भी अनेक शंकाएं पैदा हो जाएंगी और हो गई हैं इनफैक्ट अगर देखें तो इस तरह की जो अप्रोचेस का जो उससे आप कुछ डॉलर्स तो अवश्य बचा लेंगे, जैसा कि वो कहते हैं कि हम टैक्स पेयर्स का पैसा हम यूक्रेन को क्यों दें, ये अमेरिका के अपने लोगों का पैसा है, तो ठीक है, उससे आप कुछ अपने डॉलर्स तो अवश्य बचा लेंगे। लेकिन आपकी जो ग्लोबल लीडरशिप थी, जो आपकी एक ग्लोबल हेजीमोनी थी, एक जो ग्लोबल क्रेडिबिलिटी थी कि आप अमेरिका डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए सभी के साथ खड़ा रहेगा और किसी के सामने झुकेगा नहीं, और वैश्विक लीडरशिप जो पूरे लोकतांत्रिक राष्ट्रों को प्रोवाइड कराएगा, तो उसमें अमेरिका की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल गिर जाएगी। यदि आप मैं छोटा सा एग्जाम्पल और दूं क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कार्यकाल के दौरान भी पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर आ गए थे, और अभी इस साल जब आए हैं फिर से सत्ता में तो भी उन्होंने फिर से बाहर आने की घोषणा कर दी है। तो ऐसे में अमेरिका की जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो प्रतिबद्धताएं थी वो तो पहले से ही उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा गिरी है, और ऐसे में अगर स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक लीडरशिप में भी अमेरिका अपने आप को विड्रॉ करता है और अपने डॉलर्स को बचाने के लिए जो हर जगह से अपने आप को अगर पीछे खींचता है, तो ऐसे में जो अमेरिका का जो ग्लोबल डोमिनेंस है, इवन की जो डॉलर का डोमिनेंस है, उसके ऊपर भी खराब असर पड़ेगा। अमेरिका की जो ओवरऑल जो लीडरशिप है वो उससे गंभीर रूप से, नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ट्रांजैक्शनल अवश्य है, लेकिन यदि उनका लक्ष्य है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अगर आपको करना है तो आपको अपनी ग्लोबल लीडरशिप बचाए रखनी होगी, और उसके लिए एलाइज के साथ, पार्टनर्स के साथ सहयोग करना होगा। ये अमेरिका के लिए आवश्यक है। ठीक है दिनेश जी, सवाल इस बात को लेकर है, देखिए यूक्रेन के पास तो खोने के लिए अब कुछ नहीं है। इस नोकझोंक में अगर इंसल्ट हुई, बेइज्जती हुई, तो वो किसकी हुई? दूसरी बात ये कि नाटो का अब क्या होगा? क्या अमेरिका नाटो में नहीं रहेगा? अगर नहीं रहेगा तो ये कैसे फिर ये संगठन रूस से लड़ेगा? कैसे आगे बढ़ा जाएगा? क्या भविष्य आपको इसका दिखता है? नेहा जी, 3-4 बातें जो हैं, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं 3-4 पहलुओं के ऊपर बातचीत करना चाहूंगा। देखिए, 20 जनवरी के बाद इन जनरल और 12 फरवरी के बाद इन पर्टिकुलर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने जो उनकी इमेज बनी हुई है अनप्रेडिक्टेबल और अनकन्वेंशनल प्रकार के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने जीता जागता उदाहरण दिया है। 12 फरवरी को वो डायरेक्टली पुतिन साहब से बातचीत करते हैं तकरीबन 1.5 घंटा यूएस, यूक्रेन और रशिया के युद्ध को रोकने के लिए, और बाकी का घटनाक्रम जो है पूरे दर्शक और आप जानते हैं कि किस प्रकार से हो रहा है।
अब मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने कुछ इस प्रकार के एक्शन ली हैं जिससे कि पूरा यूरोपियन कंट्रीज और बाकी इवन एशियन कंट्रीज भी जो है एक प्रकार से सख्ती में आ गया है। उन्हें भी अब इस प्रकार का एक शक होने लग पड़ा है अमेरिका की सिंसेरिटी, उसकी लीडरशिप के ऊपर, और वो किसी अपने मित्र देश को क्राइसिस के समय वो मदद करेगा, इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह उसकी काबिलियत के ऊपर लग गया है। अब बात आती है नाटो की। देखिए, ये तो जग जाहिर है कि 1949 के बाद 70 बरस लगे हैं दोनों पार्टीज को, वेदर डेमोक्रेटिक है जो रिपब्लिक है, इन्होंने काफी एफर्ट्स किए 1949 के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने के लिए। लेकिन यूरोप के जो बाकी देश थे उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को ठीक से नहीं निभाया और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को आउटसोर्स कर दिया नाटो अमेरिका के ऊपर। समय समय पर यूएस प्रेसिडेंट ने बार बार ये चेताया है कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है पूरे यूरोप को सुरक्षा प्रदान करने की, हर एक मित्र देश को या नाटो का जो भी सदस्य है उन्हें अपनी जीडीपी का 5% जो है उसके ऊपर खर्च करना पड़ेगा। लेकिन किसी भी यूरोपियन कंट्री जो है बारिंग यूके, जर्मनी या फ्रांस, बाकी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो नाटो के मेंबर हैं, वो इस पोजीशन में आज की तारीख में नहीं है। उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो अपनी जीडीपी का 5% खर्च करते हैं। अगर वो 5% जीडीपी का खर्च करते हैं तो उनके देश के अंदर जो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज चल रही है उन्हें कर्टेल करना पड़ेगा, जिससे एक अलग प्रकार का विद्रोह, शब्द तो ठीक नहीं होगा, एक अलग प्रकार की पब्लिक के अंदर जो अलग प्रकार का मैसेज आएगा। अब सवाल आता है कि क्या अमेरिका जो है नाटो से अलग हो जाएगा? तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत मुश्किल होगा डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए कि नाटो से अलग हो जाना, क्योंकि जो अमेरिकन कांग्रेस है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक जो है प्रेसिडेंट को पावर्स दी गई हैं कि वो इंटरनेशनल ट्रीटीज को जो है उनको उनके अंदर डील कर सकता है, जब उनके अंदर बातचीत कर सकता है, लेकिन किसी भी ट्रीटी को जो है उसमें से ये निकल नहीं सकता है। तो इसके लिए जो है उनका डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट जो है, अगर ये नाटो में से निकलना चाहता है तो इन्हें जो है सीनेट से 2/3 की मेजोरिटी से वो बिल पास कराना पड़ेगा। नेक्स्ट बात है, अब 20 जनवरी के बाद देखिए आपने कितनी जगह के ऊपर हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लिया, इमीडिएटली उन्होंने मैक्सिको और कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया, फिर यू टर्न लिया कि चलो मार्च के महीने तक हम जो है नेगोशिएशंस के लिए इन्हें समय देते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो, मैं उनके काम करने के ढंग के नजरिए को समझता हूं कि वो हैमर लेके आते हैं, अपोनेंट पार्टीज को जो है वो एक तरह से प्रेशराइज करते हैं ताकि जो उनके पास नेगोशिएशन के लिए आ रहा वो उनकी टर्म्स और कंडीशन के ऊपर जो है बातचीत करे। अब नेक्स्ट आता है कि वो क्यों इतना सॉफ्ट हो रहे हैं रशिया के प्रति, तो उनके अपने खुद के जो है वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो रशिया के साथ अपना मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में अगर इनको मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान के बरखिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन लेना पड़े तो उस समय रशिया जो है एक्टिव तौर से जो है ईरान की मदद ना करे। दूसरा उनका एस्पेक्ट जो है कि वो रशिया को चाइना से थोड़ा दूरी मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो रशिया को इतना कमजोर नहीं करेंगे कि यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर जो अमेरिका का दबदबा है वो कम हो जाए। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि जो संडे को समिट हुआ तो जो बाकी यूरोपियन 13 कंट्रीज के जो इन्होंने समिट किया है वो किस प्रकार का पीस प्लान बनाते हैं जो कि अमेरिका के सामने पुट अप करते हैं। दूसरा जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत जल्दी में है युद्ध रुकवाने के, क्यों उनका बेसिक रीजन है कि वो जो रियर अर्थ मटेरियल है जिसमें 16 के आसपास जो है मिनरल्स आते हैं, वो चाहते हैं कि यूक्रेन उनके साथ ये डील साइन करे ताकि $350 बिलियन जो अमेरिका ने यूक्रेन को दिए हैं ताकि वो रिकवरी कर सके। लेकिन इसी दौरान जो है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने भी एक अपना ट्रम्प कार्ड खेला। उन्होंने भी ट्रम्प को जो है इनविटेशन दे दिया कि हमारे पास भी बहुत रेयर अर्थ मटेरियल अवेलेबल है, सो वी आर रेडी टू कोलैबोरेट विद द अमेरिकन कंपनीज टू एक्सट्रैक्ट दीज मटेरियल्स
तो इस प्रकार से जो है घटनाक्रम जो है दिन प्रतिदिन जो है वो बदली होता जा रहा है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि यूरोप किस प्रकार की स्ट्रेटजी अपनाता है और किस प्रकार से वो डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस करता है कि ये जो पीस डील यूक्रेन और रशिया के अंदर हो रही है, इसके अंदर से ज्यादा रशिया को लीवरेज ना मिले, ताकि ये जो विन विन सिचुएशन दोनों पक्षों के लिए रहे। जी नेहा जी। ठीक है संजीव जी, सवाल इस बात को लेकर भी है ना संजीव जी कि जो अभी सर्कमस्टेंसेस देखे जा रहे हैं, क्या वाकई ये जो इतनी नजदीकियां रूस के साथ अमेरिका की बढ़ रही है, इंटरनेशनल लेवल पर एक अलग ही समीकरण बना रही है, और यूरोपीय देशों से ये दूरी अमेरिका की, ये भविष्य में क्या आगे हो सकता है, किस बात के संकेत दे रही है? देखिए नेहा जी, एक बात मैं पहले कहना चाहता हूं कि इस युद्ध को समाप्त तो होना चाहिए, और इस युद्ध को समाप्त करने के जो प्रयास हैं ये बड़े ही सकारात्मक प्रयास, और ये एक शुभ जो है इनिशिएटिव है, अच्छा इनिशिएटिव है कि इस युद्ध को समाप्ति कराने की बातचीत चल रही है। प्रश्न ये है कि ये जो अब ये युद्ध है इसको समाप्त कराने का फार्मूला क्या हो, और वो फार्मूला एक विन विन सिचुएशन का ही हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को यदि अपनी, जैसे कि मैं कह रहा था कि अपनी ग्लोबल लीडरशिप अगर बनाए रखनी है तो उसको यूरोपियन एलाइज के साथ एक अपनी पार्टनरशिप को रोबस्ट बनाए रखना होगा। नेटो के से अमेरिका बाहर आने का जो साहस एफर्ट नहीं कर सकता, और यदि अमेरिका नेटो से बाहर आता है तो अमेरिका की भी स्थिति कमजोर होगी, यूरोप भी कमजोर होगा, और उसका लाभ जो है वो रशिया और चाइना जैसे राष्ट्र उठाएंगे। तो ऐसे में जो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि वो अपनी जो डिप्लोमेसी है ये पीस थ्रू स्ट्रेंथ से करेंगे, उसमें वो जाहिर है कि उसमें विफल वो साबित हो जाएंगे। कल अभी कियर स्टार्मर जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूक्रेन को जो और एडिशनल जो सैनिक मदद देने का जो ऑफर किया है लोन के तौर पर, उसके पीछे उन्होंने तर्क यही दिया कि वो एक स्ट्रेंथ के साथ चाहते हैं कि यूक्रेन इस नेगोशिएशंस में जाए, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी इसी स्ट्रेंथ के साथ ही रशिया के साथ नेगोशिएट करना हो। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की कितनी भी आलोचनाएं क्यों न की जाए, उनको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कमेडियन कहा, क्या क्या नहीं कहा, उसके बावजूद यदि आप यूक्रेन की जनता की अगर बात करें तो यूक्रेन की जनता के साथ कोई छल ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसी डील हो जाए कि यूक्रेन को लगे कि उसका तो सब कुछ लुट गया। पहले ही अगर आप देखें तो यूक्रेन को सबसे ज्यादा तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ा है। यूक्रेन के पास तो जो है उसके लॉसेस तो सबसे ज्यादा हैं, और ऐसे में अब उसके इस संकट की स्थिति में उसके जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं उसको भी आप एक्सट्रैक्ट करके उसको यहाँ वहां ले जाएंगे तो और एक ऐसी डील करेंगे कि जिसमें कि आपको हार जैसी बना स्थिति का सामना करना पड़े। तो ये जो लॉस ऑफ फेस है ये बड़ा ही खतरनाक है, और मैं यहाँ पे अवश्य कहना चाहूंगा कि यूक्रेन के साथ उस तरीके का बर्ताव नहीं होना चाहिए जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ हुआ था। और यदि आप किसी राष्ट्र के साथ अगर किसी एक नेता को अगर न भी ध्यान दें तो अगर किसी राष्ट्र के लोगों के साथ अगर आप इस तरीके का बर्ताव करेंगे कि उसके साथ लगातार हर तरीके का शोषण, युद्ध भी हुआ, बैटल ग्राउंड की तरह इस्तेमाल भी हुआ, और उसके बाद अब रेयर अर्थ मटेरियल भी और सारा जो बचा खुचा है वो भी आप देते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो ये एक बहुत ही एक्सट्रीम जो नेशनलिस्ट जो टेंडेंसीज हैं उसको ये पैदा करता है। इस तरीके की जो स्थितियां हैं वो किसी राष्ट्र को अतिवाद की तरफ ले जाती है। हिटलर का जो जन्म हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद वो इसी वजह से हुआ था कि जर्मनी के साथ अनेक तरीके का इसी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। उसकी जो कोई खाने, उसकी जो तमाम जो रिसोर्सेज राष्ट्रों ने बांट लिए थे उसका बंटवारा कर दिया था। तो उसके बाद हिटलर का जन्म हुआ, वहां के लोगों ने हिटलर जैसे नेता को सपोर्ट किया। तो कल को यदि हमें यूक्रेन में एक ऐसा नेता न पैदा हो जाए कि जो हिटलर के जैसा व्यवहार करे तो जाहिर है कि इसको रोकने के लिए यूक्रेन को एक ऐसी डील के साथ लेकर के चलना होगा कि जिसमें उसको कोई लॉस ऑफ फेस ना हो, वहां की जनता के अंदर एक व्यापक असंतोष न पैदा हो जाए। और ये पूरी यूरोप की सिक्योरिटी की भी बात है। मैं नेहा जी ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ यूक्रेन की सिक्योरिटी की बात नहीं है, क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत ही महत्वाकांक्षी है। यदि उनको ऐसा लग गया कि उन्होंने तो यूक्रेन के ऊपर कब्जा ही कर लिया, एक जीत हो गई, तो कल को वो जॉर्जिया, मोल्डोवा और पूर्ववर्ती सोवियत रिपब्लिक की तरफ बढ़ेंगे।
उनका तो ये राष्ट्रपति पुतिन का तो ये उनका महत्वाकांक्षा है कि वो पुराने सोवियत यूनियन के गौरव को हासिल करना चाहते हैं। वो पूरे रशिया की शक्ति को उसी तरीके का बना देना चाहते हैं जैसा कि सोवियत यूनियन के समय में हुआ करता था। तो ऐसे में यदि उन्हें जीत जैसा एहसास होता है कि हमारी जीत हो गई है, तो वो अन्य पूर्ववर्ती सोवियत रिपब्लिक के तरफ अगले 6 महीने 1 साल के बाद बढ़ जाएंगे। और वहीं चाइना ताइवान की तरफ बढ़ जाएगा। वो भी कहेगा कि हम भी एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करते हैं और बाद में तो हमारी अमेरिका से दोस्ती हो ही जाएगी। तो ऐसे में ये जो पूरी जो प्रेसिडेंट्स अगर इस तरीके के सेट किए गए कि आप एक राष्ट्र को पहले युद्ध में झोंक दें और उसके राष्ट्र की तबाही बर्बादी हो जाए तो फिर दूसरी पार्टी से आप जो है दोस्ती कर लें और उसको अकेला छोड़ दें, तो ऐसे में ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक ऐसा फॉर्मूला निकालना चाहिए कि जिसमें कि एक विन विन सिचुएशन हो। यूक्रेन को भी लॉस ऑफ फेस नहीं होना चाहिए, यूरोप को भी सिक्योरिटी गारंटीज मिलनी चाहिए कि रशिया उसके ऊपर हमले नहीं करेगा, और अमेरिका को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अमेरिका कोई वीक पीस डील करता है, रशिया के सामने बहुत ज्यादा झुक जाता है, भले से उसके रीजन कुछ भी हो, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा अपनी कमजोरी दिखाता है तो ये अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप की भी बहुत बड़ी हार होगी, और जो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत मुश्किलें पैदा करेगी। अभी उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया है, 4 वर्षों तक उनको राष्ट्रपति पद पे रहना है, और यदि जाहिर है कि अब उन्होंने कोई कमजोर पीस डील कर ली तो उसमें नाटो का जो अलायंस है कमजोर पड़ेगा, अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप कमजोर पड़ेगी, ओवरऑल यूक्रेन तो कमजोर पड़ेगा ही। तो ऐसे में बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन इतना कहने के बाद नेहा जी मैं कहूंगा फिर से कि ये जो युद्ध को समाप्त करने का जो विचार है बड़ा शुभ विचार है, इस विचार को जरूर पुश किया जाना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि भारत जैसे जो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों को भी इस बात को पुश करना होगा कि ये युद्ध समाप्त हो, लेकिन एक युद्ध ऐसा इस तरीके से समाप्त हो इसमें एक विन विन सिचुएशन हो, सभी पार्टी से संतुष्ट हो, कोई एक विक्ट्री और लूज होने का सेंस न पैदा हो। ये इस सेंस के साथ ये डील की जाए कि ये युद्ध किसी के हित में नहीं था और इस युद्ध में किसी की हार या जीत नहीं हुई है, इस युद्ध में सिर्फ तबाही और बर्बादी हुई है। और इस युद्ध का जो समाधान यही हो सकता है कि एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज फार्मूला इवॉल्व किया जाए जो कि बहुत ही इंटेंस नेगोशिएशंस की आवश्यकता है, कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशंस होंगे, उसमें एक ऐसा फार्मूला तैयार किया जाए कि जिसमें सभी पार्टी संतुष्ट हो। तो मेरा मानना है कि ये अवश्य निकलेगा, लेकिन ये जो नेगोशिएशंस का जो प्रोसेस है नेहा जी, ये कॉम्प्लेक्स और जटिल होने जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर अमेरिका का ये कदम अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, लेकिन युद्ध खत्म होना भी और उस युद्ध की समाप्ति करवाना भी एक ये कहा जा सकता है कि सकारात्मक कदम है। हालांकि इससे किस तरह का फायदा, किस तरह का नुकसान उन देशों को होगा जिस बीच में ये युद्ध चल रहे थे, ये वाकई देखने वाली बात होगी। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लाई जाएगी। महोदय, बिहार में खाद्य प्रसारण से जुड़े उद्योग के लिए बृहद संभावना है, जिसको बढ़ावा देने के लिए यह नीति मील का पत्थर साबित होगा। बिहार को एक प्रमुख फार्मास्यूटिकल एवं और चिकित्सा उपकरण विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के द्वारा पर्यावरण अनुकूल विनियम प्रथाओं को बढ़ावा देने, अनुसंधान एवं विकसित परिस्थिति तंत्र के समग्र विकास के शैक्षणिक एवं औद्योगिक विकास के अवसर पर प्रोत्साहित करके फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के लिए एक नवाचार और अनुसंधान एवं विकास केंद्र बनाने तथा राज्य में रोजगार सुविधा को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से बिहार फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी 2025 लागू की जाएगी। बिहार में प्लास्टिक निर्माण क्षेत्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस क्षेत्र में राज्य में प्लास्टिक विनिर्माण के लिए बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2000 लागू की जाएगी। उद्यमिता विकास संस्थान का जीर्णोद्धार करके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य के प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए को स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की स्थापना एवं संचालन हेतु पृथक नियमावली कार्य योजना तैयार किया जाएगा।
गुड़ के विकास के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पूसा में, समस्तीपुर में की जाएगी। देश के चिन्हित स्थान हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर एवं चेन्नई में प्रवासी परामर्श निबंधन केंद्र, माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिससे राज्य के प्रवासी श्रमिकों को लाभ मिल जाएगा। वर्तमान में 534 प्रखंडों में से 358 प्रखंडों में अंगीभूत राजकीय डिग्री महाविद्यालय नहीं है। इस प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से एक एक डिग्री कॉलेज सरकारी या निजी सुनिश्चित की जाएगी। निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में एक नए निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे। निजी जन भागीदारी पीपीपी मोड के आधार पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। राज्य के बड़े अनुमंडलों में अस्पताल के अतिरिक्त एक अन्य रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का सृजन किया जाएगा, जिससे कि स्वास्थ्य सेवा को और मजबूती किया जा सके। संपूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्र के लिए, विशेष रूप से वंचित वर्ग के लिए, स्लम क्षेत्रों के इत्यादि के लिए नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रथम चरण में राज्य के सभी 9 प्रमंडलों के जिला मुख्यालयों में 108 चिकित्सा केंद्र की स्थापना की जाएगी। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम एवं इलाज हेतु बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। और सबसे अधिक बिहार में बेगूसराय जिले में कैंसर के मरीज पाए जाते हैं, तो बेगूसराय जिले में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना किया जाएगा। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार के मान्यता प्राप्त एवं स्थापना पुरस्कृत विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 तक में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति जितनी मिल रही है उसको दुगना करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी।